बनारस की तंग गलियों में सुबह की पहली किरणें जैसे पुरानी दीवारों पर उगती थीं, वैसे ही रंजन तिवारी के दिल में भी उम्मीद का एक छोटा सा सूरज उगता था। सरकारी नौकरी का सपना, तितली से शादी की चाह और ब्रिजमोहन की रियौराती, इन तीनों के बीच रंजन खुद को एक पहेली में उलझा हुआ पाता था। उसकी माँ रमावती हर सुबह उसके माथे पर चंदन लगाकर कहती, आज कुछ अच्छा जरूर होगा बेटा। और रंजन मुस्कुराकर अपनी पुरानी चप्पलें पहनकर निकल जाता था। उस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ। गली के नुक्कड़ पर पान की दुकान, सामने घाट का रास्ता, और वहीं मिला उसे भगवान दास, एक झक्की दिखने वाला बूढ़ा जिसके हाथ में घंटी थी और चेहरे पर शांति। बेटा, वचन देने का मन है क्या? वो बोला था। रंजन ने मुस्कुराकर कहा, अगर नौकरी मिल जाए तो वचन ही नहीं, पूजा भी करूंगा। वो जानता था कि सरकारी नौकरी अब केवल मेरिट से नहीं मिलती, वहां पैसों का भी योगदान होता है। एक एजेंट से मिलकर उसने 10 लाख में काम पक्का करवाया और भगवान शिव के मंदिर में जाकर सिर झुकाकर कहा, बस एक मौका दे दो भगवान, फिर किसी गरीब की मदद करूंगा, यही वचन है मेरा। कुछ हफ्तों में नियुक्ति पत्र आया, जश्न हुआ, मिठाइयां बांटी गईं और रमावती ने आंगन में तुलसी के सामने दीपक जलाया। तितली के पिता ब्रिजमोहन अब थोड़े नरम पड़े थे, लेकिन फिर भी कहते, शादी तभी होगी जब हल्दी का रंग गहरा हो। और फिर शुरू हुई शादी की तैयारियां। हल्दी की सुबह रंजन की जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होना चाहिए था, पर वह उसकी सबसे डरावनी सुबह बन गई। नींद से उठते ही उसे लगा सब कुछ वैसा ही है जैसे पिछली सुबह थी। माँ वही बात कहती है, वही चाय का कप, वही पान वाला और वही भगवान दास वही बात करता हुआ। समय वही है बेटा, पर अब तेरी परीक्षा शुरू हुई है। रंजन को यकीन नहीं आया कि वो उसी दिन में फंसा हुआ है। वो बार बार अपनी घड़ी देखता, फोन करता, इंटरनेट चेक करता, पर सब वही। पहला दिन उसने मजे में बिताया, दूसरा दिन दोहराया तो लगा जैसे एक और मौका मिल गया हो। तीसरे दिन जब उसने टीवी पर न्यूज देखी कि एक बेरोजगार युवक ने आत्महत्या की और नाम देखा अहमद अंसारी, तब सब बदल गया। यही वो युवक था जिसकी नौकरी रिश्वत से रंजन को मिली थी। उस रात उसने नींद में भी अंसारी की आवाज सुनी, मेरे बच्चों का क्या होगा? और जब अगली सुबह फिर वही हल्दी की सुबह आई, रंजन ने खुद से कहा, अब बहुत हुआ। उसने सब छोड़कर अंसारी को ढूंढा। रेलवे स्टेशन के पास एक टूटी झोपड़ी में अंसारी अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। आंखों में थकान, चेहरे पर हार। तुम्हारी नौकरी मेरी वजह से गई, रंजन ने पहली बार कबूल किया। अंसारी ने उसकी तरफ देखा, कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया, एक कटाक्ष भरी मुस्कान। अब क्या फर्क पड़ता है, एक और दिन, एक और हार। रंजन ने लाख कोशिश की अंसारी को समझाने की, पर हर बार लूप दोहराया जाता। हर बार अंसारी आत्महत्या कर लेता, कभी पुल से कूदकर, कभी रेल के नीचे। 6 दिन, 7वीं बार रंजन की आंखें थक चुकी थी। वो घाट पर जा बैठा। भगवान दास वहीं थे। ये लूप क्यों चल रहा है? रंजन चीखा। क्योंकि तुझमें सच्चाई है, पर साहस नहीं, भगवान दास ने कहा। अधूरा वचन कभी मुक्ति नहीं देता। रंजन जान चुका था कि केवल अंसारी को रोकना ही नहीं, उसका हक लौटाना ही एकमात्र उपाय है। लेकिन अगर नौकरी लौट आई तो तितली की शादी रुक जाएगी। ब्रिजमोहन को सच्चाई जानकर सदमा लग सकता है, माँ का सपना टूट जाएगा। तभी उसे याद आया तितली की आवाज पिछली एक सुबह ओवरहर्ड की हुई। मुझे नौकरी वाला लड़का नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो मेरे लिए खड़ा हो सके, मेरे साथ। शायद उसे अब यह फैसला लेना था। अगली सुबह रंजन ने अधिकारी को पत्र लिखा नौकरी छोड़ने का, सबूत भेजा कैसे रिश्वत दी गई थी, खुद थाने गया और कबूलनामा दिया। बाहर निकलते ही भीड़ थी, पत्रकार, लोग, अफसर। तभी अंसारी भी वहां पहुंचा। सब चुप हो गए। रंजन तिवारी ने मुझसे मेरी नौकरी ली, लेकिन आज उसने मुझे मेरी इज्जत लौटा दी है, अंसारी बोला। अगली सुबह पहली बार नहीं थी। रंजन उठता है, खिड़की से बाहर देखता है, सूरज एक नई दिशा से निकल रहा था। लेकिन घर में शोर है, आवाज खिरिए, मालता करो बी तितली की बारात कहीं और जा रही है। रंजन चुपचाप वहां पहुंचता है।
तितली शादी के जोड़े में खड़ी है, आंखें सूखी हैं। मैं तुझे खुश नहीं रख पाऊंगा, रंजन कहता है। पर मैंने तुझे उसी दिन अपना जीवन साथी मान लिया था जब तूने किसी और के लिए अपना सपना छोड़ा। तितली जवाब देती है। बृजमोहन खड़ा होता है, हाथ जोड़ता है। माफ कर दे बेटा, मैं रिश्ते नहीं शर्तें देखता रहा। रघुनाथ बाबा दूर से देख रहे थे, मुस्कुराते हुए। शादी के मंडप में बैठा हर चेहरा हैरान था। तितली मिश्रा ने सबके सामने अपने होने वाले दूल्हे का हाथ छोड़कर रंजन तिवारी का हाथ थाम लिया था। पंडित भी ठिठक गया, जैसे मंत्र भूल गया हो। बृजमोहन मिश्रा, जो अब तक सख्त पिता बने बैठे थे, एक गहरी सांस लेकर चुपचाप पीछे हट गए। उस पल न कोई रस्म रही, न रीति, बस दो आत्माओं का मिलन हुआ जिसने एक पाप को सुधार में बदल दिया था। लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं हुई। शादी के बाद जब रंजन घर लौटा तो मोहल्ले भर की नजरों में वो या तो हीरो था या पागल। कुछ ने कहा बड़ा नेक काम किया लड़के ने, और कुछ ने कानाफूसी की, सस्ती लोकप्रियता के लिए ड्रामा कर गया। रंजन अब सरकारी कर्मचारी नहीं था और नई जिंदगी बिना तनख्वाह के शुरू करना आसान नहीं था। तितली ने एक एनजीओ में पढ़ाना शुरू कर दिया और रंजन ने वही किया जो बनारस में ज्यादातर बेरोजगार करते हैं, ठेले पर चाट बेचने का सपना। पर कहानी ने फिर करवट ली। एक शाम अंसारी भागा भागा आया। रंजन भाई, मुसीबत आ गई है, मेरी नियुक्ति कैंसिल हो रही है। कह रहे हैं मेरी योग्यता पर शक है। रंजन चौंका। ये वही विभाग था जहां वह खुद भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर चुका था, लेकिन अब उसी विभाग के अफसरों ने अंशुल को टारगेट करना शुरू कर दिया था, बदले की भावना से। तू डर मत, रंजन बोला। अब लड़ाई अकेले की नहीं, पूरी व्यवस्था से है। रंजन ने आरटीआई लगाई, पुराने दस्तावेज निकाले और मीडिया से संपर्क किया। कुछ पुराने साथी पत्रकारों ने उसकी मदद की, जिनमें एक थी नेहा शर्मा, जो कभी रंजन की क्लासमेट भी रह चुकी थी और अब तेज तर्रार रिपोर्टर थी। नेहा ने पूछा, रंजन, तुम सच में ये सब अंसारी के लिए कर रहे हो या खुद को सुधारने के लिए? रंजन बोला, जब कोई गलती सुधर जाए तो उसे सुधारना नहीं कहते, उसे पिछला पाप धोना कहते हैं। अगले ही दिन खबर आई अंसारी की नियुक्ति रद्द। तितली ने उस रात रंजन से कहा, ये लूप तो खत्म हो गया था ना, फिर क्यों जिंदगी फिर उलझने लगी है? रंजन मुस्कुराया, क्योंकि सुधार कभी एक दिन में नहीं आता और माफी सिर्फ शब्द नहीं, कर्म होती है। अगले दिन रंजन ने तय किया, अब वो एनजीओ शुरू करेगा, उन युवाओं के लिए जिनकी सरकारी नौकरियों में हक छीना गया। उसने नाम रखा माफी स्कूल। लेकिन अब कहानी में एक नया विलेन आया, नरेंद्र राणा, विभाग का एक ऊंचा अधिकारी जो रंजन के खुलासों से बौखला गया था। उसने रंजन पर मुकदमा ठोक दिया, झूठे आरोप, फर्जी दस्तावेज और अव्यवस्था फैलाने का। अदालत में केस शुरू हुआ। रंजन के पक्ष में जनता खड़ी थी, लेकिन कानून में समय और सच्चाई दोनों की परीक्षा होती है। रंजन के वकील थे अशोक मेहता, एक बूढ़े लेकिन ईमानदार व्यक्ति जो खुद एक समय न्यायपालिका से बाहर कर दिए गए थे। उन्होंने अदालत में एक ही वाक्य से तीर चला दिया, अगर सच्चाई की कीमत नौकरी है तो हर बेरोजगार सच्चा कहलाएगा। अदालत ने जांच के आदेश दिए। उधर तितली गर्भवती थी, उसकी तबीयत गिरती जा रही थी और रंजन अब दो मोर्चों पर लड़ रहा था, एक अंदर एक बाहर। उस रात रंजन फिर घाट पर बैठा था। भगवान दास पास आया, अब उसके कपड़े साफ थे, आंखों में चमक। अब क्या चाहिए रंजन? एक सच्चा रास्ता जिससे औरों की जिंदगी सुधरे। तो फिर उठ, अब माफी तुझसे नहीं, तुझ पर है। अदालत का फैसला आया, अंसारी की नियुक्ति बहाल, रंजन के खिलाफ केस खारिज, राणा को निलंबित, एनजीओ को सरकार की तरफ से सहायता मिली। माफी स्कूल में पहले दिन 52 लड़के लड़कियां आए, जिनमें एक वह भी थी जिसने कभी आत्महत्या की कोशिश की थी, सपना यादव, अंसारी की पड़ोसी। रंजन ने पहला लेक्चर दिया, गलतियां इंसान को गढ़ती हैं, पर उन्हें न सुधारना इंसान को मिटा देता है। भीड़ में तितली बैठी थी, हाथ में बच्चा, आंखों में गर्व। और दूर घाट पर भगवान दास ने एक आखिरी बार मुस्कुराकर घड़ी देखी, समय अब फिर से बह रहा था, पर इस बार पीछे नहीं जा रहा था। बनारस की हवाओं में अब रंजन तिवारी का नाम गूंजने लगा था। माफी स्कूल न केवल सरकारी सिस्टम की कटु सच्चाई को चुनौती दे रहा था,
बल्कि उन युवाओं को हिम्मत भी दे रहा था जिनके सपने हर साल किसी न किसी घूस, सिफारिश या भ्रष्ट अफसर की मेज पर दम तोड़ देते थे। तितली की गोद में अब उनका बेटा अनुग्रह था। नाम भी उसी भावना से रखा गया जिसमें क्षमा भी हो और सीख भी। घर में हंसी लौट आई थी, लेकिन चुनौतियां कम नहीं हुई थीं। एक रात जब रंजन एनजीओ के ऑफिस से देर रात लौटा तो तितली ने एक चिट्ठी पकड़ाई। नेहा की चिट्ठी है। नेहा शर्मा, जो अब दिल्ली चली गई थी और बड़े न्यूज चैनल की सीनियर रिपोर्टर बन चुकी थी। उसने लिखा, रंजन, तुमने जो किया वो सिर्फ बदलाव नहीं, एक क्रांति की शुरुआत है। पर एक कड़वा सच तुम्हें बताना है, राणा अकेला नहीं था। इस सिस्टम की जड़ें बहुत गहरी हैं। दिल्ली में कुछ मंत्री तुम्हारे माफी स्कूल से नाराज हैं और वो तुम्हारे एनजीओ को बंद कराने की साजिश कर रहे हैं। रंजन के हाथ कांप गए। उसने तुरंत अगली सुबह तितली से कहा, माफी मांगने से डरते नहीं हैं, पर अब माफ करने वालों को भी डराया जा रहा है। तितली ने उसका हाथ थामा। तो अब माफी मांगने की नहीं, लड़ने की बारी है। नई साजिश। जल्द ही एनजीओ पर छापा पड़ा। फंडिंग के कागज गलत बताए गए। बच्चों के दाखिले को अवैध कहा गया। अखबारों में खबर छपी, माफी स्कूल बना मुनाफे का अड्डा। रंजन टूट गया। लेकिन तब एक चेहरा फिर लौटा, भगवान दास। इस बार एकदम अलग अवतार में। सफेद कुर्ता, मोटा चश्मा और एक प्रेस कार्ड। भगवान दास मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार, सेवानिवृत्त। मैंने तुझे टोका था क्योंकि तू सत्य के करीब था। अब मैं तेरे साथ हूं क्योंकि तू सत्य बन चुका है, उसने कहा। भगवान दास ने एक टीम बनाई, पुराने पत्रकार, रिटायर्ड अफसर, कुछ एनजीओ कार्यकर्ता और नाम रखा, संवेदना गठबंधन। इन सब ने मिलकर एक स्टिंग ऑपरेशन शुरू किया उन्हीं मंत्रियों के खिलाफ जो रंजन की राह में रोड़े डाल रहे थे। उधर नेहा ने चैनल पर एक स्पेशल शो किया, माफी का मूल्य, जिसमें अंसारी, सपना यादव और कई छात्रों की असली कहानियां दिखाई गईं। देश भर से समर्थन आने लगा। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब रंजन को किसी ने फोन किया। कॉलर ने कहा, अगर तुझे अपने बेटे की कसम है तो ये लड़ाई यहीं खत्म कर दे। अगले पल तितली की चीख सुनाई दी। अनुग्रह का अपहरण हो गया था। रंजन की जिंदगी फिर लूप में आ गई, लेकिन इस बार वो समय नहीं, उसका सब्र था जो बार बार टूट रहा था। 3 दिन तक अनुग्रह का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने कहा, राजनीति में ऐसे दबाव आम है। लेकिन रंजन अब चुप नहीं था। उसने एक वीडियो बनाया, पूरे देश के नाम, मैंने गलती की थी, मैंने माफी मांगी थी, लेकिन अब मेरा बेटा किडनैप हुआ है। क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते कि कोई माफ करे, कोई सुधरे। ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं, ये हर उस इंसान की लड़ाई है जो कभी टूटा है लेकिन उठ खड़ा हुआ है। अगर आज मैंने चुप्पी साध ली तो कल कोई और रंजन कभी उठ नहीं पाएगा। वीडियो वायरल हो गया। प्रधानमंत्री कार्यालय तक दबाव पहुंचा। पुलिस ने सर्च तेज की और फिर एक गुप्त कॉल ट्रेस हुई, लोकेशन गाजीपुर बॉर्डर। रंजन खुद वहां गया अकेला। पास ही एक पुराना गोदाम था, वहीं अनुग्रह को बंद कर रखा गया था। 4 गुंडे, एक बंदूक और एक फूंक मारता मोमबत्ती जैसा डर। लेकिन रंजन अब वही नहीं था जो सरकारी नौकरी के लिए रिश्वत देता था। अब वो एक पिता था, एक शिक्षक, एक आंदोलन का चेहरा। उसने बिना हथियार लेकिन पूरे साहस से चारों को धोखा देकर अनुग्रह को बाहर निकाला। पुलिस बाद में पहुंची। एक बार फिर देश भर में शोर मच गया। रंजन तिवारी, माफी से मिशन तक का सफर। अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और एनजीओ पर लगे सारे आरोप हटाए। सरकार को कहा गया कि ऐसी संस्थाओं को संरक्षण मिले। और उस दिन पहली बार तितली ने कहा, रंजन, आज मैंने तुझमें सिर्फ अपना पति नहीं देखा, मैंने तुझमें हर उस बच्चे का पिता देखा जो उम्मीद की गोद में जन्म लेना चाहता है। अंतिम मोड़। 1 हफ्ते बाद तितली ने रंजन को एक फाइल दी। अंदर एक पत्र था, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन आवेदन पत्र। अब तुझे वो कुर्सी चाहिए जो तुझसे छीनी गई थी, पर अब वो सच्चाई से जीतनी है, तितली बोली। रंजन मुस्कुराया और पहली बार कहा, अब माफी नहीं, व्यवस्था को माफ करना है। सर्दियों की सुबह थी। बनारस के घाट पर कोहरा पसरा था, लेकिन रंजन तिवारी की आंखों में एक नई रोशनी थी।
सामने परीक्षा फॉर्म खुला पड़ा था, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम का आवेदन। कई साल पहले ये सपना उसने किसी से छुप कर देखा था, फिर अपने ही पापों से मिटा दिया था। अब वही सपना फिर लौट आया था, लेकिन इस बार सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को ठीक करने के लिए। तितली ने अनुग्रह को गोद में लेकर कहा, अब ये कुर्सी तू खुद के लिए नहीं, हर उस बेटे के लिए जीतेगा जो अपने बाप को ईमानदार देखना चाहता है। रंजन ने कलम उठाई और फॉर्म भर दिया। ये सिर्फ एक आवेदन नहीं था, ये शपथ थी। माफी स्कूल अब आंदोलन बन चुका था। हर राज्य से स्टूडेंट्स वहां जुड़ने लगे। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी स्वयं वहां आकर लेक्चर देने लगे। अंसारी अब वहां पढ़ाता था और सपना यादव लाइब्रेरी की प्रभारी बनी थी। फिर एक नया मोड़ आया। एक दिन एक बुजुर्ग महिला माफी स्कूल आई। उनके साथ एक चुप बच्चा था, आंखों में डर और होठों पर चुप्पी। नाम है उसका दीपांशु। बाप जेल में है, मां मर चुकी है, स्कूल में कोई नहीं लेता, महिला ने कहा। रंजन ने बच्चा देखा, वही आंखें थीं जो कभी उसके भीतर थीं। क्यों किया था उसके बाप ने ऐसा? रंजन ने पूछा। बुजुर्ग बोली, बेटी की शादी के लिए रिश्वत दी थी, पकड़ा गया, नौकरी गई, घर गया, बेटी ने जहर खा लिया। रंजन कांप गया। वो बच्चा, वो कहानी, सब उसे उसके ही अतीत में वापस ले गए। एक समय जब उसने खुद रिश्वत दी थी ताकि नौकरी मिल जाए, वही गलती अब औरों की जिंदगी तबाह कर रही थी। रंजन ने दीपांशु को गले लगाया। ये स्कूल तेरे जैसे बच्चों का ही है, यहाँ माफी मांगने की जरूरत नहीं, यहाँ जिंदगी शुरू होती है। दूसरी ओर दिल्ली में वो मंत्री जिन्होंने रंजन की राह में कांटे बोए थे, अब चुनाव में थे। उनकी छवि धूमिल हो चुकी थी। माफी स्कूल अब सिर्फ एक संस्था नहीं, एक नैतिक प्रतीक बन गया था। नेहा शर्मा ने लाइव टीवी डिबेट में कहा, अगर इस देश में माफ करने वाले और सुधरने वाले को मौका नहीं मिलेगा तो सुधार की उम्मीद किससे करेंगे? विपक्षी नेता ने इस पर तंज कसा। एनजीओ से आईएएस तक का सफर, ये कोई फिल्म है क्या? तभी नेहा बोली, नहीं, ये एक सच्चाई है जो आने वाले वक्त में इतिहास बनेगी। रंजन ने परीक्षा दी। तितली हर रोज उसे पढ़ाती थी। अंसारी मॉक टेस्ट लेता और सपना हर नोट्स को टाइप कर पीडीएफ बना देती। फिर आया परिणाम का दिन। बनारस की सड़कों पर पोस्टर लगे, क्या रंजन तिवारी वही आईएएस बनेगा? रंजन ने कंप्यूटर पर रोल नंबर डाला और जब स्क्रीन पर नाम उभरा, रंजन तिवारी, रैंक 57, पूरा मोहल्ला बज उठता है। तितली की आंखों में आंसू, भगवान दास की जुबान पर हर हर महादेव और नेहा शर्मा का कॉल, अब तू सिर्फ एक स्कूल का नाम नहीं, व्यवस्था का चेहरा बन चुका है दोस्त। विवाद फिर आया। कुछ अफसरों ने सवाल उठाया, एक पूर्व भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति अब अफसर बनेगा? मीडिया में फिर बहस छिड़ गई। रंजन को गृह मंत्रालय बुलाया गया। वहां 5 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के सामने बैठाया गया। एक ने पूछा, क्या तुम वाकई व्यवस्था में बदलाव लाना चाहते हो या फिर बस शोहरत? रंजन ने सीधा जवाब दिया, मैंने गलती की थी, सजा भुगती, माफी मांगी, लेकिन आज मैं बदलाव के लिए खड़ा हूं। अगर हर गलती करने वाला सुधर नहीं सकता तो जेलें कभी खत्म नहीं होंगी, और अगर माफी से बड़ा कोई अपराध है तो फिर सुधार का विचार ही खत्म कर दीजिए। कमरे में सन्नाटा था और उसी दिन निर्णय आया, रंजन तिवारी को आईएएस सेवा में नियुक्त किया गया। प्रोबेशन पर एक विशेष शर्त के साथ वह भ्रष्टाचार निरोधक इकाई में ही तैनात रहेगा। अब रंजन वही कुर्सी पर था जहां कभी बैठने की उसकी हसरत एक गलती से छिन गई थी। अंतिम दृश्य। तितली स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी। अनुग्रह बाहर खेल रहा था। रंजन ऑफिस में बैठा था। एक केस की फाइल पर लिखा था, सहायक लेखाधिकारी, रिश्वत मामला। फाइल पर उसने लिख दिया, जांच प्रारंभ हो। फोन बजा, भगवान दास का कॉल था। अब संतुष्ट है रंजन? रंजन ने मुस्कुराकर कहा, अब जो गलती करता है उसका माफी स्कूल नहीं, सीधा हिसाब है। 15 साल बीत चुके थे। बनारस में अब माफी स्कूल एक विशाल संस्थान बन चुका था, एक राष्ट्रीय मिशन जिसका नाम था पुनरुत्थान भारत अभियान। हजारों युवा जिनके जीवन में कभी गलती, अपराध या सिर्फ परिस्थितियों की वजह से ठहराव आया था,
आज उसी संस्थान के जरिए अपने जीवन को फिर से आकार दे रहे थे। रंजन तिवारी अब ज्वाइंट सेक्रेटरी भ्रष्टाचार उन्मूलन मंत्रालय में कार्यरत थे। उनके नाम के साथ अब एक नई पहचान जुड़ चुकी थी, रिफॉर्मिस्ट ब्यूरोक्रेट। उनके घर की दीवार पर एक पुराना फ्रेम टंगा था, पहली चिट्ठी जो उन्होंने जेल से तितली को लिखी थी। उस पर नीचे लिखा था, गलती वो नहीं जो इंसान को गिराए, बल्कि वो है जो उसे उठने से रोके। अब कहानी शुरू होती है रंजन के बेटे अनुग्रह तिवारी से। 17 साल का तेज तर्रार, संवेदनशील और अपने पिता की तरह सीधा सच्चा। स्कूल में टॉपर, लेकिन उसमें भी एक बेचैनी थी। वो अपने पिता की तरह सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। वह कुछ और करना चाहता था, सवाल पूछना। पापा, आप इतने ईमानदार हैं, फिर भी सरकारें बदलती रहीं, लेकिन सिस्टम वही रहा, क्यों? रंजन मुस्कुराया। बदलाव एक पीढ़ी में नहीं आता बेटा, पर शुरुआत किसी एक से जरूर होती है। अनुग्रह चुप रहा, लेकिन कुछ सोचने लगा। एक दिन उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया। उसने प्रिंसिपल के सामने सवाल उठाया था, स्कूल में दलित बच्चों को अलग लाइन में क्यों खड़ा किया जाता है? उसे उपद्रवी घोषित किया गया। रंजन को बुलाया गया, लेकिन इस बार वह गुस्से में नहीं था। वह समझ गया था, अनुग्रह अब सिर्फ उसका बेटा नहीं, बल्कि उस सोच का वारिस था जो कभी जेल में पलटी थी। रात को अनुग्रह ने पूछा, पापा, आप आईएएस बने, मैं क्या बनूं? रंजन ने जवाब दिया, बेटा, तू वो बन जो सच के लिए लड़ सके, चाहे वो कुर्सी से हो या कलम से। अनुग्रह ने कहा, मैं पत्रकार बनना चाहता हूँ, नेहा आंटी की तरह। तितली ने चुपचाप सिर सहलाया, बनेगा, लेकिन डर से नहीं, सच से। फिर आया एक और तूफान। सरकार बदल गई और नए प्रशासन ने माफी स्कूल की जांच के आदेश दिए। आरोप लगाया गया कि जिन्हें सुधारा गया उनमें से 11% दोबारा अपराध कर चुके हैं। रंजन को टीवी डिबेट में बुलाया गया। एंकर ने ताना मारा, तो क्या अब माफी भी गारंटी के साथ आती है? रंजन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब जेलें 60% दोहराव अपराधियों से भरी हैं, तो सुधार गृह से 89% की सफलता को आप विफलता कहेंगे? सुधार गारंटी नहीं, अवसर है, और अवसर देना मानवता की जिम्मेदारी है। पूरा देश सुन रहा था, और पहली बार एक अफसर बिना चीखे, बिना डराए शब्दों से व्यवस्था को झकझोर रहा था। लेकिन इसी बीच एक सनसनीखेज वीडियो वायरल हो गया। किसी ने माफी स्कूल के छात्र अंसारी को एक हत्या में आरोपी बताया। सीसीटीवी फुटेज में एक आकृति दिखी, हूबहू अंसारी जैसी। मीडिया फिर टूट पड़ा। क्या माफी के नाम पर देश को अपराधी मिल रहे हैं? एनजीओ पर फिर उंगली उठी। नेहा दिल्ली से बनारस आई, रंजन के सामने आई, मैं इस केस की तह तक जाऊंगी, लेकिन अगर अंसारी दोषी निकला तो? रंजन ने गहरी सांस ली, तो मैं खुद माफी स्कूल बंद कर दूंगा। जांच शुरू हुई। नेहा और भगवान दास ने मिलकर हर फुटेज, हर कॉल रिकॉर्ड और अंसारी का लोकेशन चेक किया। और फिर आया ट्विस्ट। जिस रात मर्डर हुआ, अंसारी लखनऊ में रेमेडियल क्लास ले रहा था। लोकेशन ट्रेस ने क्लियर कर दिया। फुटेज में दिखा चेहरा उसका जुड़वां भाई था, जो पहले ही कई क्राइम में शामिल था और माफी स्कूल से निकाला गया था। सच बाहर आया। माफी स्कूल फिर से देश के विश्वास की कसौटी पर खरा उतरा। अब अंत करीब था। एक समारोह में राष्ट्रपति ने रंजन तिवारी को पद्म भूषण से सम्मानित किया। मंच पर जब रंजन को बुलाया गया, उन्होंने कहा, मैं ये सम्मान हर उस इंसान को समर्पित करता हूँ जिसने गलती की और फिर जीवन को गले से लगाया। आखिर में राष्ट्रपति ने पूछा, अब आप क्या करना चाहेंगे रिटायरमेंट के बाद? रंजन ने जवाब दिया, एक किताब लिखना चाहता हूं जिसका नाम होगा भूल चुक माफ। अंतिम दृश्य 20 साल बाद। अनुग्रह तिवारी अब देश का एक मशहूर खोजी पत्रकार है। उसके चैनल का नाम है सत्य संकल्प। उसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, पिता जो फिर से पैदा हुआ, जिसमें रंजन की जिंदगी, उनकी जेल, माफी स्कूल और आंदोलन का हर हिस्सा दिखाया गया। डॉक्यूमेंट्री के अंतिम दृश्य में अनुग्रह अपने पे सबाए बताए के सीथिया पे बैठा आता है। वो पूछता है, पापा, एक सवाल, कभी डर लगा था कि लोग आपको माफ नहीं करेंगे? रंजन हंसता है, हाँ बेटा, बहुत बार। लेकिन फिर समझ आया,
लोग माफ नहीं करते, पर कहानी याद रखते हैं। और अगर आपकी कहानी सच्ची हो, तो एक दिन वही लोग कहेंगे, भूल चुक माफ।